तो आज लास्ट टाइम हमने बॉयल्स लॉ किया था, ठीक है। अब बॉयल लॉ में हमने देखा था क्या, लास्ट ग्राफ्स किए थे, ग्राफ्स वगैरह देखे थे, है ना। उसमें क्वेश्चन भी देखेंगे आगे, बट अभी बॉयल्स लॉ हमने खत्म कर दिया है। उसमें क्या होता था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, वो नया लॉ है। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा कि अगर मास या मोल एंड प्रेशर आर कांस्टेंट फिक्स्ड पे, है ना, देन volume of the given mass of gas at constant pressure is directly proportional to temperature in Kelvin, है ना, ठीक है। फिर तो ये होता है चार्ल्स लॉ, ठीक है। क्लियर हो गया, इजी है, बहुत आसान है। तो इसका देखो हुआ क्या था पहले, इट वाज फाउंड दैट फॉर एन इंक्रीज ऑफ एवरी डिग्री ऑफ टेम्परेचर, है ना, हर डिग्री राइज पे वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय हाउ मच क्वांटिटी, 1/1 273.15 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम से वो इतना गुना बढ़ जाते थे, इसी को अल्फा बोल देते हैं कुछ जगह बुक्स में, है ना, अल्फा, ठीक है। वॉल्यूम कोएफिशिएंट, ठीक है ना, ये क्या हो गया, वॉल्यूम कोएफिशिएंट बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ऑफ टेम्परेचर, तो ये देखो अल्फा हो गया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन दी उन्होंने, जब ये साइंटिस्ट चार्ल्स ने और इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने ये इक्वेशन दी, Vt मतलब वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। Vt क्या है, वॉल्यूम एट T डिग्री, ये डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे सारा डेटा है। T टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, Vt इज वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, V नॉट इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। V नॉट क्या है, 0 डिग्री पे वॉल्यूम जो है, ठीक है। और Vt क्या है, T डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है। क्लियर हुआ, तो ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन में इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, एलसीएम लेकर तो ये मिलेगा। और जब ऊपर वाला जो टर्म है इसको बोल दिया T केल्विन, ये डिग्री सेल्सियस में था ना पूरा, इसको केल्विन स्केल में डाल दिया, इसको बोला गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। और क्योंकि ये लॉर्ड केल्विन ने दिया था तो इसको बोला गया थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, लॉर्ड केल्विन ने दिया था, तो इसका यूनिट क्या रखी गई, केल्विन, उनके नाम पे, ठीक है। उन्होंने ये वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना 273.15 लोएस्ट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, -273.15, है ना, डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो उनके ऑनर में ये केल्विन में इसको यूनिट रखी गई, ठीक है, T केल्विन, ये स्केल बनाया गया एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। ये लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल है, ठीक है, इनके हिसाब से। अब T केल्विन इक्वल टू T डिग्री, मतलब डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसमें ये ऐड करो और केल्विन में आ जाएगा। ये जो स्केल है इसका क्या नाम है, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, है ना। अब जब इसको सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो देखो T ऑफ स्मॉल t लिख दे, इसको ऐसे लिख सकते हैं T स्मॉल t मतलब T टेम्परेचर पे जो कैपिटल T का केल्विन में होगा, है ना। T डिग्री C, ये देखो T डिग्री C का कॉरेस्पॉन्डिंग जो T केल्विन है उसको T कह दिया, ठीक है। और T नॉट क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो केल्विन में टेम्परेचर है, ठीक है, समझ में आ रही बात है। V नॉट, तो देखो जब टेम्परेचर था T नॉट केल्विन तो वॉल्यूम कितना था, V नॉट, और जब टेम्परेचर हुआ T केल्विन, है ना, तो वॉल्यूम कितना मान लिया, Vt। मतलब इसी स्केल को ऐसे लिख दिया अभी, अरे हाँ है ना, अरे ये देखो ना टेम्परेचर T नॉट क्या होगा, ये था, है ना, और ये केल्विन में, ठीक है ना, और ये केल्विन में एट एनी टाइम एट एनी टेम्परेचर T, है ना। तो ये हमारा आ गया, इसी इक्वेशन से आया, ठीक है। और अब इसको रीअरेंज कर लो तो तुमको ये मिल जाएगा। तो अगर ये रेशियो देखो सेम है, यानी क्या बोल सकते हैं, V/T का रेशियो कांस्टेंट है, तो दैट इज K, सो V इक्वल टू KT। तो हमने प्रूव कर दिया ये चार्ल्स लॉ, है ना। इस तरह से इन्होंने निकाला है, इस तरह से V इक्वल टू KT आया, K कांस्टेंट है, V/T क्या हो जाएगा, आपको पता है nRT होता है, तो V/T क्या हो जाएगा, nR/P। तो बोलेंगे कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो n और p पे, है ना, nR/P। ये हम आगे देखेंगे, ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, nR/P नहीं भी लिखा तो चलेगा। इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज अमाउंट ऑफ गैस, मोल्स एंड प्रेशर। क्लियर, कोई दिक्कत, ये बहुत ही आसान सा लॉ है। इसमें ग्राफ्स देख लेते हैं, चलिए नोट करो। अच्छा कुछ पहले इंफॉर्मेशन ले लो यहाँ पे, ये देखो पुराने जमाने में एसटीपी पे जो कंडीशन मानी जाती थी पहले, आईयूपैक के पहले
क्या था, ये प्रेशर 1 atm लिया जाता था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, और वॉल्यूम कितना लिया जाता था 22.4 लीटर्स। बट अब न्यू आईयूपैक रूल्स के हिसाब से जो एसटीपी पे कंडीशन है वो ये मानी गई है, इवन तो हम इसको भी यूज करते हैं अभी, ये और ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाते हैं ना, इसलिए हम इसको भी यूज करते हैं कई बार, 22.4 लीटर लिख देते हैं, जबकि है क्या 22.71। क्लियर हुआ? तो ये नई कंडीशंस हैं, आईयूपैक एक बॉडी है जो रूल्स बनाती है केमिस्ट्री में, तो उन्होंने ये बनाया, ये लेटेस्ट है, ये पुराना वाला कन्वेंशन माना गया। ठीक है, तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल में जो दिया हो पूछा हम लोग। ठीक है, अब देखो तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस इक्वेशन से अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, इस इक्वेशन से, तो हम कैसा ग्राफ प्लॉट करेंगे, V वर्सेस T, टेम्परेचर यहाँ पे किसमें है, केल्विन में, याद रखना, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में होता है, यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है। तो जब ग्राफ प्लॉट करोगे ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर इस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, लेट्स सी, इस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करा जाए, ये Vt है और ये T डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको बोलेंगे लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर है ना ये। तो यहां से जब ऐसे ग्राफ ऐसे जा रहा है और यहां कट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये क्या हो गया V नॉट, ये क्या है V नॉट, मतलब 0 डिग्री पे क्या वॉल्यूम था V नॉट, तो होता भी है ना, मैंने बताया था V नॉट क्या था, वॉल्यूम एट 0 डिग्री, वही दिख रहा है ग्राफ। और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और अगर इसको एक्सटेंड करें, एक्सट्रापोलेट, तो क्या होगा, यहाँ मिलेगा, और ये इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, लोएस्ट टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो रही है Vt 0, अरे यहाँ पे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है ना, तो Vt 0 हो रहा है। Vt 0 मतलब क्या, गैस गायब हो गई? नहीं। Vt 0 मतलब स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही गैस, मतलब गैस गायब हो गई क्या? नहीं। तो ये डिस्क्रिपेंसी को बाद में क्या बताया गया, नहीं, जब एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है, ऑल मॉलिक्यूलर एक्टिविटी सीजेस, है ना, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी जितनी है गैस की सीजेस, एंड गैस अपना फॉर्म बदल सकती है, स्टेट बदल चुकी होती है ना। जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन भी होता है मॉलिक्यूल में, इतना ठंडा और पास वाइब्रेट भी कर रहे थे, अभी क्या हो रहा है 0 केल्विन में, वो भी बंद है, इतना एकदम ऐसे रिजिड, एकदम नहीं, बहुत पैक्ड हो गया एकदम ठंड के कारण, ऐसा सोचो। सो ऑल मॉलिक्यूलर एक्टिविटी सीजेस, सो इट डज नॉट मीन कि गैस गायब हो गई, इट मींस कि वहां पे स्टेट चेंज हो चुका होगा, और उसमें क्या हुआ होगा, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी सीज हो गई। क्लियर हो गया? बस, तो ये नोट कर लो। करें आगे। चार्ल्स लॉ काफी इजी है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ तो मैंने वैसे बता दिया, अगर मैं लॉग वॉग का भी बनाना चाहूँ बना लो किसी तरह, है ना, दोनों तरफ लॉग ले लेना, लॉग b इज इक्वल टू लॉग kt, अरे है ना, उसको लिख सकते हैं log t प्लस log k। सो ग्राफ बना लो log v वर्सेस log k का। अच्छा, इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, ये कौन सा ग्राफ है, आइसो बार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसो बार्स क्यों बोलते हैं, जिनमें क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे प्लॉट है। आइसोथर्म पढ़ा था, आइसोथर्म हमने कल पढ़ा था बॉयल्स लॉ में, जो ग्राफ होते हैं उसको आइसोथर्म बोलते हैं, और चार्ल्स लॉ में जो ग्राफ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। ये आइसोबार हो गया, ये भी आइसोबार है, और log t, तो ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, ऐसा, फ्रॉम log k, है ना, क्योंकि स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना, नोट करो। करें आगे।
तो चार्ल्स लॉ में और कुछ टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम जो कॉमन है काफी, जो आना जरूरी है अपने को। एक बार फिर लास्ट टाइम बता दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से। ये देखो फिर से बता रहे हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहते। नहीं, T1 T2 T3 हमने क्या किया, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो क्या आएगा, V1 V2 यहाँ आएगा और V3 यहाँ आएगा। तो ग्राफ से दिख रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे V1 ग्रेटर V2 और V3। और हमें पता है वॉल्यूम डायरेक्ट टू टेम्परेचर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, मान लेंगे मोल्स कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर T1 आल्सो ग्रेटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट इन्होंने दिया होगा कि एट कांस्टेंट क्या प्रेशर। क्लियर? ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम रखोगे तब, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट रखोगे तो T3 बड़ा है ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? बस ऐश करो। नेक्स्ट, थर्ड लॉ करते हैं, गेल-लुजैक्स लॉ। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर इफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या है, दोनों कांस्टेंट, देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका भी सारा ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच हुआ था, तो इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा। इसकी भी इक्वेशन बनी होगी, Pt इक्वल टू P नॉट है ना, 1 प्लस T अपॉन 273.15 है ना। फिर इसका अलग ग्राफ बना होगा, लेकिन अभी ब्रॉडली ये समझ लो, बस इतना ही याद रखो। ठीक है, क्लियर हो गया? बस तो ये हो गया। तो फिर हम बोल सकते हैं P/T क्या हो गया, रेशियो कांस्टेंट। हाँ बोलो सर, Vt का जैसे ग्राफ बनेगा सेम वैसे। हाँ सेम वैसे बना, T1/T1 इक्वल टू P2/T2 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है ना, बड़ा सा करो। तो गेल-लुजैक्स लॉ भी हो गया। फोर्थ क्या है, एवोगाड्रोस लॉ। क्या है ये, क्या कह रहा है भाई, ये बोल रहा है इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स या मोल्स। दो स्टेटमेंट है, या तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू गैस, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। क्लियर? तो इसको भी बोल सकते हैं यानी V बाय मोल्स का रेशियो कांस्टेंट है। ठीक है, इससे मिल गया। तो ये हो गया अपना एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। यहाँ पे n क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम नहीं, नॉट एटम। n यहाँ पे कैपिटल N मॉलिक्यूल है। इससे हमें क्या मिलेगा, V बाय N कांस्टेंट है ना। ये मोल है, n स्मॉल n मोल्स है, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एटम नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया तुमको, तो ये नोट कर लो एवोगाड्रोस लॉ का। तुमने पहले चैप्टर में भी पढ़ाई हुआ है। एवोगाड्रोस नंबर होता है। हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ अगर आपको क्या बोला गया था इस पिछले वाले केस में, आइसोकोर। भाई आइसोकोर बोला गया था गेल-लुजैक्स लॉ में, क्योंकि कोर मतलब होता है वॉल्यूम, आइसोकोर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसलिए क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम मानते हो तुमने ग्राफ बनाया। ठीक है,
तो बस ये चीज हो गई। अब देखो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं, जैसे मान लो मैंने ये दिया, बताओ यहाँ पे P और V है, बताओ किस ग्राफ में टेम्परेचर ज्यादा है? मैंने बताया था टेम्परेचर इस डायरेक्शन में बढ़ता है ना। अरे बॉयल्स और बताया था 600 मान लो 300 केल्विन, यहाँ क्या होगा 200 केल्विन। तो ये जो लाइंस हैं आइसोथर्म है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखो 200 केल्विन पे ये ग्राफ ऐसे बन रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो थोड़ा सा ऐसा ग्राफ दूर जाता जा रहा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, लास्ट टाइम बताया था बॉयल्स का। तो ये भी हो गया। अब जैसे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है, मान लो एक ये है और तुम्हें ऐसे तीन लाइन दे दी, बोला P1 ग्रेड और ये P2 और ये P3, बताओ क्या P1 और P2 P3 में क्या रिलेशन है? क्या यहाँ उल्टा लिख लो, P3 P2 P1, बताओ इनमें P1 P2 P3 में क्या रिलेशन है? कोई चीज कांस्टेंट मानोगे ना? क्या कांस्टेंट माना तुमने? टेम्परेचर कांस्टेंट मान लिया, ठीक, हमने टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट बोलते हैं टेम्परेचर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आएगा V1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग V2 V3, तो V3 ग्राफ से क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन, तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर टेम्परेचर फिक्स किया है तुमने। सो हम बोलेंगे देयरफॉर P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। मिला गया था इस तरह। एक्चुअली वो हम जो कर रहे थे ना यहाँ पे, उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि y एक्सिस पे हम कांस्टेंट नहीं रखते क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, हाँ यहाँ पे ये जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें इसको मैनिपुलेट करना होता है x एक्सिस, ठीक है ना, इसलिए वहां पे हमारी गड़बड़ी आ रही थी। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं दिया तो तुम x एक्सिस पे ही कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक। ठीक है, तो लिखो जल्दी, कॉपी करो। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है, ठीक। अब कोई डाउट नहीं, करें आगे। ये भी पढ़ा, लेकिन हम लोग अगर जल्दी किया जाए तो मैं तो बोल रहा हूँ इसको जल्दी से जल्दी निपटाओ क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है इसके बाद। तो सर अगर जल्दी जल्दी गए तो कितना लेक्चर लगेंगे? वो भी 4 लेक्चर, मतलब आ गया पूरा हफ्ता। हम तो बोल रहे कर लीजिए। हाँ ये ट्राई करेंगे जल्दी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ट्राई करेंगे जल्दी हो जाएगा। इसी बात पे लिखो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, सिंगल इक्वेशन होती है ये, और या इसको कंबाइंड इक्वेशन बोलते हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना। सो देखो होता क्या था आपको पता है, जितने भी लॉज हैं अगर उनको कंबाइन करें तो PV बाय NT कांस्टेंट आएगा, है ना, चारों जो हमने लॉज पढ़े, तो अगर हम कंबाइन करें तो ये कांस्टेंट आ रहा है ना, अरे हाँ है ना। तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है हम बोल सकते हैं P1 V1 अपॉन N1 T1 शुड बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2 एंड सो ऑन। इसलिए खैर तो ये कांस्टेंट किसके बराबर है, तो ये पाएगा ये R गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी गैस के लिए उस समय जो प्रेशर वॉल्यूम और मोल्स और टेम्परेचर रखा गया उनका ये जो मैथ्स है, इसकी जो मैथमेटिकल पार्ट है, ये लगा के जब सॉल्व करोगे तो हर गैस के लिए कांस्टेंट आता है, सेम आ रहा है, समझ रहे हो। तो R को बोला गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो हम इसीलिए क्या बोल सकते हैं, P by V क्या बताया था, N by T इक्वल टू R, therefore PV इक्वल टू nRT। तो इससे आइडियल गैस की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना, ये क्या आ गई, आइडियल गैस इक्वेशन आ गई ना, क्लियर।
तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस के दो फॉर्म्स हैं। देखो पीवी इक्वल एनआरटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल P इक्वल टू N बाई वी आर टी, है ना, और P इक्वल टू W बाई वी एम नॉट आर टी। और W बाई वी क्या होता है? डेंसिटी, सो रो एम नॉट आर टी। तो हम देयरफॉर P बाई रो लिख सकते हैं क्या? आर टी बाई एम नॉट, है ना। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो गैस का मोलर मास तो कांस्टेंट होता ही है, आर भी कांस्टेंट होता ही है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सो पी बाय रो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी कि बॉयल्स लॉ प्रूव हो गया। इससे क्या प्रूव हो गया? बॉयल्स लॉ प्रूव करने को बोले तो बस यहाँ टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो ये भी पी बाय रो कांस्टेंट होगा, और यही तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो इससे ये प्रूव हो गया। दूसरा, यहाँ रो क्या है? रो इज कॉल्ड मास डेंसिटी, या सिंपली हम डेंसिटी ऑफ गैस, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, n बाई वी आर टी तो है ही, है ना, लेकिन अब n को नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला होता था, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना, और एक होता है क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम ये वाला फार्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे मिलेगा n बाई वी एन ए आर टी। अब n बाई वी जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम इज नंबर डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं? नंबर डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी होता है वैसे क्या हो गया? नंबर डेंसिटी। इसको नेट से n डैश करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं p इक्वल टू n डैश r बाई na इनटू p। और r बाई na जो रेशियो है इसको k भी बोला गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोला गया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देयरफॉर p इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं n डैश kBT। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया इसका आइडियल गैस का इक्वेशन, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्म नोट कर लो आइडियल गैस इक्वेशन का, यानी कि ये भी फॉर्म है वो भी फॉर्म है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। नोट करो। ठीक है, अब सुनो इधर ध्यान दो। पीवी अपॉन एनटी इक्वल टू आर बताया था। अब आर की हमें यूनिट्स और वैल्यूज देखनी है। आर कांस्टेंट है, उसकी कुछ वैल्यूज होंगी ना। मतलब प्रेशर की क्या यूनिट होती है? प्रेशर का फार्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता ही है। एन क्या होता है? एन भी एन ही होता है, टी भी टी ही होता है। तो सब तो ऐसे ही है, सेम ही होता है, फिर करने की जरूरत क्या है तुम्हें? एरिया के टर्म में लिख सकते हो वॉल्यूम को? हाँ लिख सकते हो, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया एरिया कट लिया। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। लेंथ की क्या होती है? मीटर। मोल्स की क्या होती है? पर मोल लिखोगे ऊपर, और टेम्परेचर की पर केल्विन लिखोगे। हाँ यार देख लो। तो ये हमारी क्या हो गई बोलो? हाँ यूनिट हो गई ना। अरे ये भी छोड़ो, तुम यूनिट छोड़ो, पहले ये देखो फोर्स इनटू लेंथ क्या होता है? वर्क डन बोल सकते हैं। इट इज द आर का जो डेफिनेशन है, आर का डेफिनेशन फॉर्मूला ये तो है ही, या वर्क डन या एनर्जी बोल सकते हैं अपॉन पर मोल पर टेम्परेचर, है ना। समझ में आ रही बात? यानी कि इसकी जो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। तो इससे हमें मिल गया जूल पर मोल पर केल्विन। ये भी हो सकती है, तो ऐसे कोई भी यूनिट हो सकती है ना। तो आर की जो वैल्यूज पाएंगे, आप अलग अलग इसमें वैल्यूज डालोगे, फॉर्मूले में डालोगे, तो तुम्हें क्या क्या वैल्यूज मिली वो मैं लिख दे रहा हूँ। कि आर की वैल्यूज आई है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और आर की वैल्यू 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, और आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अरे आया ना।
और 8.314 हो गया ये, और 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन है कि नहीं। हाँ ये सारे कुछ यूनिट्स हैं, और भी यूनिट्स लिख सकते हो, लेकिन जनरली ये ब्रॉडली तुम्हें मिलेगी। इसको कभी बार 2 राउंड ऑफ करके 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी आर की कुछ वैल्यूज हमें रखनी है। अगर सवाल में वॉल्यूम किसमें दिया है, लीटर में, और मान लो प्रेशर दिया है एटीएम में, तो कौन सी वैल्यू लेके आ रही है, जीरो सेकंड वाली फर्स्ट वाली। वाली लोगे ना आर की वैल्यू। अगर वॉल्यूम दिया है लीटर में और प्रेशर दिया है बार में, तो कौन सी आर की वैल्यू, सेकंड वाली, ये वाली लोगे, है ना। उसी तरह पीवी प्रोडक्ट ही जूल्स में दिया है, तो ये वाली, समझ में आ रही बात। और पीवी प्रोडक्ट कैलोरीज में है, तो लास्ट वाली। इस तरह से न्यूमेरिकल में हम इसका यूज करेंगे आर का। तो आर वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, प्लीज मेमोराइज दिस, याद होना चाहिए, ठीक, नोट करो। So what is the significance of gas constant, बताओ, बोलो। It represents amount of work done that can be obtained for 1 mole of a gas when its temperature is raised by 1 Kelvin। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया, बस यही है। इसमें और कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक नंबर होता है लॉशमिट नंबर, क्या होता है, बोलो। लॉशमिट नंबर है ना, ये नोट करो, लॉशमिट नंबर, ठीक है। 2.687 into 10 power 19, 2. ये होता है वैल्यू, लॉशमिट नंबर की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 2.687 into 10 power, क्या बोलो, 90। अब इसका मतलब क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट एसटीपी। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ऑफ आइडियल गैस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। कितने मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस के होंगे ना, मॉलिक्यूल्स कितने हो सकते हैं, इतने, कितने वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, कब, एसटीपी। तो इस नंबर को बोल दिया गया कैलकुलेट करके, ठीक है, लॉशमिट नंबर, क्लियर हो गया। अरे एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और एसटीपी पे मेजरमेंट कर रहे हो, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे उस कंटेनर में गैस के, कितने, बस ये मतलब है, क्लियर हो गया। तो ये कभी कभार आ सकता है, इसलिए बता दिया, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इजी है। सो वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, ये भी पार्ट हो गया, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी कॉपी करो। करते रहो, 4-5 मिनट 10 मिनट लगे रहो। बस हाँ उतना कर लो। आर की वैल्यू होमवर्क होगा तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता करके आओ, ठीक, केवी की, ठीक है, करके आना। अरे होमवर्क दिया था करो होमवर्क, होमवर्क क्लास वर्क नहीं है। ठीक है, तो अब हम करेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखो अब ध्यान से। पार्शियल प्रेशर का ये मतलब है, मान लो एक कंटेनर है, उसमें 3 गैसेस है, मान लेते हैं ए गैस, बी गैस एंड सी गैस, और मान लो उसका ए का मोल है Na, बी के मोल्स Nb, सी के मोल Nc, ठीक है। और ये टेम्परेचर यहाँ मेंटेन हमने कांस्टेंट किया हुआ है, और वॉल्यूम भी कंटेनर का फिक्स है ना। तो अगर इन गैसेस को मिलाया गया, और ये गैसेस कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव, आपस में कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव, ये एक साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। तो अगर इन गैसेस पे कंटेनर माना मिलाया गया फिक्स वॉल्यूम फिक्स टेम्परेचर पे,
तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस? It is defined as the pressure exerted by individual gas if whole of the volume of mixture had been occupied by this component only. मतलब जब इसका पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो तो मानो सिर्फ यही गैस है, ये दोनों भूल जाओ। बेसिकली ये PA जो है, ये PA इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A, वो B, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B होगा और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ C होगा, ठीक है? क्लियर? ये हो गया पार्शियल प्रेशर का मतलब, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और वेपर प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर? पार्शियल प्रेशर मतलब कि मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर जो प्रेशर ऑफ गैस है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है? तो वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर देखते हैं। ये सॉल्यूशंस लिक्विड सॉल्यूशन है मान लो, है ना कोई, और इसको हमने ऐसे बंद किया हुआ है, तो क्या होगा? पहले इवेपोरेशन हो रहा होगा, कुछ वेपराइजेशन हो रहा होगा, तो कुछ रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे सैचुरेशन आ चुका होगा, है ना, मॉलिक्यूल्स का, तो अब क्या होने लगेगा? कंडेंसेशन। तो कुछ रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा, सम रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है? पहले क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होगा, और धीरे धीरे क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा। एक समय आएगा जब दोनों के रेट्स बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम आ गया है, उस समय जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है ना ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स, है ना, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर? So what is vapor pressure? At equilibrium, the pressure exerted by vapor molecule on the surface of liquid, clear, is called vapor pressure. Clear हो गया? तो ये नोट कर लो, ये पता होना चाहिए vapor pressure क्या है। क्या? At equilibrium, the pressure exerted by vapor molecules on surface of liquid is called vapor pressure। शॉर्ट में हमने बता दिया, ठीक है? नोट करो। बाकी हम लोग इसके ऊपर जो डाल्टन्स लॉ वगैरह है पार्शियल प्रेशर के ऊपर, ये सब हम लोग नेक्स्ट उसमें